बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 8 वेव्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट पर चलते हैं। स्टेटमेंट है व्हेन अ वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि एक वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे वेव के अंदर जब ट्रैवल मतलब मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स वेव की जो है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। सही। तो इसके ऑप्शन हमारे पास हैं वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फेस। तो देखिए बेटा, बेसिकली अगर हम लोग जो है यहाँ पर बात करें स्पीड ऑफ वेव की, तो स्पीड ऑफ वेव जो है वो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो कि चेंज होती है, दैट स्पीड ऑफ वेव इज डिफाइंड एज v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। देखिए स्पीड की अगर आप बात करें तो स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि जितना डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट कवर करता है टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो अगर वेवलेंथ की अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो वेवलेंथ ही बेसिकली क्या है, डिस्टेंस ही है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ। यानी कि आपकी जो स्पीड ऑफ वेव है वो वेवलेंथ पर डिपेंडेंट है, जबकि स्पीड जो है वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम के अंदर जाती है तो ये बात तो हमें पता है कि स्पीड हमारी जो है वो चेंज हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास बेसिकली स्पीड कम या ज्यादा होने की वजह से वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। सही। तो इसमें हमारे पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि अगर हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो ये हमारे पास रिलेशन क्या बताएगा, दैट स्पीड ऑफ वेव इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। यानी कि आपकी जो वेव स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास इस एमसीक्यू का आंसर होगा क्या, फ्रीक्वेंसी। सही। तो यहाँ हम लोग जो एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। स्पीड ऑफ द वेव इज डिफाइंड एज v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, बट स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, एंड वी नो दैट वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव crust or troughs. So that means speed depends on wavelength and independent of frequency. सही। तो we know that whenever the waves goes from one medium to another, its speed affects and so the wavelength, but it will not depends upon the फ्रीक्वेंसी। यानी कि स्पीड जो है वो इफेक्ट करेगी आपकी वेवलेंथ को, लेकिन हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगी। सो ऑप्शन बी हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ रिफ्लेक्शन की, जिसमें देखें ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपके वेव फ्रंट है, ये वेवलेंथ है बेसिकली। आपको देखें वेवलेंथ नजर आ रही है आपको, दो वेव्स के अंदर जो डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ। तो जब आपकी वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम के अंदर एंटर हुई है तो देखें आपकी स्पीड के साथ साथ वेवलेंथ भी चेंज हो गई है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। सही। तो ये हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 1। यहाँ पर भी आपको ये नजर आ रहा है कि आपका जो है यहाँ पर वेवलेंथ जो है, यहाँ पर वेवलेंथ कुछ और है, लेकिन जब आपके ऑब्जेक्ट ने मतलब कि अपना मीडियम तब्दील किया तो आपके पास जो वेवलेंथ जो है वो चेंज हो गई है। तो वेवलेंथ जब चेंज होगी तो आपके पास जो है स्पीड की वजह से चेंज हो रही है, जबकि स्पीड जो है वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है। सही। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट अंडरगोज अ फेज चेंज ऑफ 0 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री, पाई का मतलब 180, राइट। सी हमारे पास है 180 डिग्री और 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री। तो देखिए बेटा, हम लोगों ने जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ स्टेशनरी वेव्स पढ़ा था कि जब हमारे पास जो वेव जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से टकराएगी तो डेंसर मीडियम क्या करेगा, उसके फेस को 180 डिग्री चेंज कर देगा। यानी कि अगर आपका क्रस्ट जो है वो टकराएगा डेंसर मीडियम के साथ तो वो डेंसर मीडियम क्या करेगा, रिएक्शन में ट्रफ को वापस रिफ्लेक्ट करवा देगा। ठीक है। तो इसका हम लोग जब एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देखिए व्हेन एवर द वेव्स इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर मीडियम, द फेस ऑफ द वेव इज चेंज बाय 180 degree, that is called the pi, called the phase change. Crust will converted into trough और trough will be converted into crust। जैसे अगर हमारे पास जो है वो crust जाकर टकराया है तो trough वापस आएगा रिफ्लेक्ट होकर, अगर trough जाकर टकराया है तो crust होकर वापस आएगा। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ये हमारे पास जो है वो डायग्राम दिखा रही है कि ये जो वेव हमारे पास है ये इंसिडेंट वेव है। देखिए ये हमारे पास इंसिडेंट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट, तो रिफ्लेक्ट कैसे कर रही है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रफ, क्योंकि ये हमारे पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, रिजिड जो है वो डेंसर मीडियम है। सो दैट्स वाई आपकी वेव का जो फेस चेंज हो गया कितना, 180 डिग्री। सही। देखें ये अगर हमारे पास 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो देखें ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो और कितना एंगल हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2, इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज 180 डिग्री। थर्ड हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड एंड द मास पर यूनिट लेंथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ, देन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स ऑन इट इज। ऑप्शन है डबल, हाफ, कांस्टेंट और 1/4। यानी कि अगर आप
स्ट्रिंग की टेंशन को 2 टाइम्स बढ़ा देंगे और मास पर यूनिट लेंथ को रिड्यूस कर देंगे हाफ से, तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए बेटा, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज v इक्वल्स टू अंडर रूट t डिवाइडेड बाय द लीनियर डेंसिटी, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि आपने टेंशन को क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, टेंशन को डबल कर रहा हूँ और जो लीनियर डेंसिटी है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 कर रहा हूँ। सो ये 2 पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स टी डिवाइड बाई एम। तो ये 4 का रूट जो कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट टी डिवाइड बाई एम, दैट इज ऑलरेडी हमारे पास क्या है वी है। तो उसका मतलब ये कि हमारे पास जो है वो स्पीड ऑफ ट्रांसफर से क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ द इनिशियल, यानी कि डबल्ड हो जाएगी। सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3। फिर हम लोग चलते हैं 4th एमसीक्यू के स्टेटमेंट पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट एग्जिबिटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स हैं कि जिनमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव ट्रैवल करती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रैवल करेगी उसी डायरेक्शन में आपके जो है वो मीडियम वाइब्रेट करेंगे, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। ऑप्शन हमारे पास है रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्लेक्शन। ये तीनों ही चीजें हमारे पास जो है वो अकर होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव रिफ्लेक्ट भी करती हैं, इंटरफेयर भी करती हैं और डिफ्रैक्ट भी करती हैं। जबकि हमारे पास जो 4th ऑप्शन है पोलराइजेशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइजेशन को जो है वो एग्जिबिट नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि पोलराइजेशन के लिए आपके पास जो है वो कम से कम मतलब कि जरूरी है कि आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक यानी कि ट्रांसवर्स वेव अगर आपके पास होगी तो वही आपके पास जो पोलराइजेशन का जो है वो प्रोसेस एग्जिबिट कर सकेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं कर सकती। इसकी वजह क्या है कि पोलराइजेशन करने के लिए आपके पास जो है वो 2 डायमेंशन एक्सेस के अंदर वाइब्रेशन होना इंपॉर्टेंट है, राइट। यानी कि अगर आपकी वेव ट्रैवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में तो आपकी वाइब्रेट जो मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करें वाई डायमेंशन में, जो कि हमारे पास ट्रांसवर्स वेव के अंदर होता है कि आपके जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हैं, सही। तो जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हमारे पास साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स या कोई भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो उसमें हमारे पास मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव भी ट्रैवल करें, यानी कि वो 1 डायमेंशन वेव्स है, सही। तो 1 डायमेंशन वेव्स जो पोलराइजेशन का प्रोसेस जो है एग्जिबिट नहीं करती। पोलराइजेशन के टॉपिक हम लोग चैप्टर नंबर 9 के अंदर जाकर तफसील से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बता रहे हैं कि पोलराइजेशन द प्रोसेस बाय विच द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस ऑफ लाइट और वेव्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का मतलब ये है कि आपके पास 2 डायमेंशन प्लेन्स हो गए तो उसको आप सिंगल प्लेन में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक्स और वाई एक्स में आपके पास जो है वो वेव है तो उसको आप या तो एक्स में कन्वर्ट करवा देंगे या फिर वाई में कन्वर्ट करा देंगे, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन, right। So process of polarization occur in transverse nature of waves cause they travel in 2 dimensions। मैंने आपको बताया कि वेव ट्रैवल करिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें वर्टिकल डायरेक्शन में। सो ये हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशनल वेव्स हैं। इस तरह की वेव्स के अंदर पोलराइजेशन का प्रोसेस हो सकता है, जबकि 1 डायमेंशनल वेव्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जैसे हमारे पास हैं इनमें हमारे पास पोलराइजेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये हमारे पास पोलराइजेशन है, ये आपको नजर आ रही है कि आपके पास n डायमेंशनल जो है वो वेव्स हैं। देखिए ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, राइट। तो हमारे पास ये जो है ये बेसिकली हमारे पास मीडियम के जो पार्टिकल्स है वाइब्रेट कर रहे हैं, सही। तो मोर देन 1 डायमेंशन है तो हमारे पास इसमें देखें पोलराइज होने के बाद ये एक सिंगल प्लेन में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। देखिए हमारे पास यहाँ पर बेसिकली एक ही पार्ट जो है वो अलाउ कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ यही एक्सिस ट्रैवल करेगा, बाकी तमाम एक्सिस जो है क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन। इसको हम लोग चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है, a sounding source and a listener are both addressed relative to each other. If wind blows from the listener towards the source, then which of the following of the sound will not change, that is frequency, speed, both frequency and speed, wavelength। so देखिए बेटा, हमने डॉपलर इफेक्ट में क्या करा था कि whenever there is a relative motion between the source of sound and the listener, then the apparent change in frequency will be produced। यानी कि अगर सोर्स ऑफ साउंड मूव कर रहा हो या फिर आपका जो है वो लिसनर जो है मूव कर रहा हो या फिर दोनों ही मूव कर रहे हो, इसी सूरत में हमारे पास फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज प्रोड्यूस हो सकता है, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि विंड ब्लो करने से क्या हमारे पास क्या चीज जो है वो चेंज नहीं होगी। तो देखिए बेटा, हमने डॉपलर इफेक्ट में पढ़ा था कि जब तक रिलेटिव मोशन नहीं है दोनों के दरमियान फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि हमने इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड के अंदर पढ़ा था कि अगर हमारे विंड जो है वो ब्लो करेगी तो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर इफेक्ट आएगा, राइट। तो उसका मतलब है कि स्पीड चेंज हो जाएगी।
स्पीड चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी के हमारे पास जब स्पीड इंडिपेंडेंट होती है, दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन source and source of sound and the listener, and apparent change in frequency will produce this phenomenon is called Doppler's effect. So that means if both source and listener are at rest, there will be no change in frequency will appear, or we know that speed of sound is independent of frequency. So wind will change the speed of sound but frequency will remain same. So option A is our correct option, that is frequency. Sixth MCQ की statement है which one of the following factor has no effect on the speed of sound in gas. कौन सा ऐसा फैक्टर जो कि इफेक्ट नहीं करता, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी। ये टॉपिक भी हम लोग जो है वीडियोस के अंदर करके आ चुके हैं। तो हमने ये देखा था कि हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, दैट इज V इक्वल्स टू gamma RT डिवाइड बाय द डेंसिटी इन अंडर रूट। तो देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड के अंदर जो है कोई फैक्टर जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ हमारे पास टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर और डेंसिटी। सो प्रेशर के हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग कह रहे हैं कि सो अबव रिलेशन शोज दैट स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सेवंथ एमसीक्यू की स्टेटमेंट है देयर इज नो नेट ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी बाय पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन। ऐसी कौन सी वेव्स हैं कि जिनके अंदर जो है वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, प्रोग्रेसिव वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। तो देखिए बेटा हमने जब स्टेशनरी वेव्स पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि स्टेशनरी वेव जो है वो दो जो है वो फिक्स पॉइंट के अब अंदर ही क्या करती रहती है, वाइब्रेट करती रहती है, यानी कि उनकी एनर्जी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जो है वो ट्रैवल नहीं करता। सो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन जो नहीं करेंगे, दिस टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड द स्टेशनरी वेव्स। देखिए व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन cross each other, stationary waves are produced. These waves are called stationary cause they are not able to transfer energy from one point to another. यानी कि रुकी हुई waves कहलाती हैं ये, यानी कि ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करें from one point to another। सही। सो ऑप्शन डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। इसको देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये हमारे पास जो वेव इंसिडेंट है और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव है। तो ये देखिए ये इस पॉइंट से दोनों पॉइंट से बाहर नहीं जा पा रही है, तो ये हमारे पास जो है दीस वेव्स आर कॉल्ड द स्टेशनरी वेव्स, राइट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज की फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है 1.6 हर्ट्ज, 1 एक्सपोनेंट 9 हर्ट्ज, 1 एक्सपोनेंट 12 हर्ट्ज और 1 एक्सपोनेंट 15 हर्ट्ज। तो देखिए ये मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये अल्ट्रावायलेट रेंज नजर आ रही है। तो अल्ट्रावायलेट रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक्सपोनेंट 16 हर्ट्ज से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 1 एक्सपोनेंट 15 हर्ट्ज हमारे पास जो है वो नजदीक तरीन है। सो 1 एक्सपोनेंट 15 हर्ट्ज ही हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी रेंज है फॉर द ultraviolet rays. The electromagnetic spectrum shows that the frequency of ultraviolet rays is 1 exponent 16 hertz. So option D is our correct option. सही। आगे चलते हैं। When a stationary waves is formed, then frequency is, जब stationary wave बनती है तो उसकी frequency क्या होती है, same as that of individual waves, twice of the individual waves, half that of individual waves और under root 2 times that of the individual waves। देखिए बेटा हमने पढ़ा था स्टेशनरी वेव्स के अंदर हम लोग जो फ्रीक्वेंसी के रिलेशंस ड्राइव किए थे। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जब हमने रिलेशन ड्राइव किया था तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारे पास वही फ्रीक्वेंसी है जो कि इंडिविजुअल वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है। सही। तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन भी है, द ट्रिपल ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हेन द स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स। फर्स्ट अगर हमारे पास वन लूप की फ्रीक्वेंसी बन रही है तो वही हमारे पास फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास टू लूप की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है तो हम लोग कहते हैं सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। तो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो जनरेट हो रही है वही आपकी जो है वेव्स की भी फ्रीक्वेंसी होती है। सही। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, दैट सेम एज दैट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज पाइप इज एफ इफ बोथ एंड्स आर ओपन देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी। इसमें कहा जा रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप की क्या है, एफ है। अगर पाइप की दोनों एंड्स को ओपन कर दिया जाए तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप क्या हो जाएगी, दैट इज एफ 0.5 ऑफ एफ, ट्वाइस ऑफ एफ और 4 टाइम्स एफ। देखिए बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप हमारे पास क्या होती है, एफ इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय 4L, राइट। अगर मैं यहाँ से 1/2 को कॉमन निकालूं, देखिए ये जैसे मेरे पास 1/4 है ना, तो उसको 1/2 क्रॉस V/2L कर लूँ, देखिए ये V/2L जो है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप है, राइट। देखिए जैसे मैंने इसको ओपन पाइप कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ क्लोज फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो ओपन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस ऑफ द
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप हो जाएगी. सो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन. लेकिन ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. सही. इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं. इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज डबल्ड देन इट्स इंटेंसिटी इज. देखिए, इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डिफाइंड एज द पावर पर यूनिट एरिया, यानी कि इस एक एरिया के अंदर कितनी पावर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी. राइट. तो इसके हमारे पास जो है वो ऑप्शंस देख लें, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं. दैट इज डबल्ड, हाफ्ड, क्वाड्रुपल्ड. क्वाड्रुपल्ड का मतलब 4 गुना. सही. और हमारे पास क्या है 1/4. सो देखिए, एक रिलेशनशिप हमेशा याद रखिएगा कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है. आपकी इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है. तो बेसिकली ये इस वजह से होता है क्योंकि देखें, आपके पास जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितना ज़्यादा आपका एम्पलीट्यूड होगा, उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, उतनी ज़्यादा आपके पास जो है वो वेलोसिटी जनरेट होगी. सही. तो वेलोसिटी बेसिकली आपके पास, अगर मैं एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी कहती है हाफ mv का स्क्वायर, यानी कि ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर. सो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पर भी इंटेंसिटी जो है वो ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की इक्वल है, क्योंकि जितना एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही आपकी वेलोसिटी होगी. तो वेलोसिटी के स्क्वायर जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दैट्स वाई आपके पास जो है इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के. सो अगर आपके पास इंटेंसिटी जो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की इक्वल है, तो अगर आप ट्वाइस करेंगे एम्पलीट्यूड को, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा. सो इफ वी डबल द एम्पलीट्यूड द इंटेंसिटी विल बी क्वाड्रुपल्ड, यानी कि आपके पास जो है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. मैंने आपको बताया कि क्वाड्रुपल्ड का मतलब है 4 टाइम्स. सही. 4 गुना. सो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन. 12th एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं. दैट इज अ साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर विद 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड. द रेशियो ऑफ अपैरेंट टू रियल फ्रीक्वेंसी इज, यानी कि कह रहा है कि एक साउंड सोर्स है जो कि स्टेशन लिसनर की तरफ जा रही है और उसकी वेलोसिटी क्या है 1/10 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड है. द रेशियो ऑफ अपैरेंट फ्रीक्वेंसी टू द रियल फ्रीक्वेंसी, यानी कि अपैरेंट से रियल फ्रीक्वेंसी की रेशियो क्या आएगी 11/10, 11/10 का स्क्वायर, 9/10 का स्क्वायर और 10/9. सो इसके लिए रिलेशन हम लोग ऑलरेडी ड्राइव करके आ चुके थे. दैट एफ डैश इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय वी माइनस वी एस, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स को टाइम्स फ्रीक्वेंसी. तो हमें क्या करनी है, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी की रियल फ्रीक्वेंसी से रेशियो निकालनी है. तो उसको मैं डिवाइड करवा दूंगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा v डिवाइडेड बाय v माइनस, देखें सोर्स की वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 1/10 टाइम्स v है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड. राइट. तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा v डिवाइड बाय 10 टाइम्स v माइनस v डिवाइड बाय 10. तो ये 10 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट इज 10v डिवाइडेड बाय 10 में से 1 कितना हो जाएगा 9v. v से भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपके पास जो वो फ्रीक्वेंसीज की रेशियो कितनी आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 9. सो ऑप्शन डी इज आर करेक्ट ऑप्शन. सही. तो ये थे हमारे पास एमसीक्यू पर चैप्टर नंबर 8 ऑफ वेव्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के. सही. अगर क्वेश्चन है बेटा तो आपका क्वेश्चन जो है कर सकते हैं. चलो उसका आंसर मैं कर दूंगा. दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.